हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी एक्सप्लेनेशन। दिस इज़ गौरव कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका थर्मोडायनेमिक्स का, और ये बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजिंग लगता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसे जितना सिंपल वे में हो सके उसे समझा सकूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको इसे अच्छी तरह समझने में हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो दोस्तों, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स जो है इसमें हमारी जो अटेंशन रहती है वो फोकस रहती है ओवरऑल बिहेवियर पे या ग्रॉस बिहेवियर पे। हम लोग स्टैटिस्टिकल अप्रोच को साइड में रखते हैं और हम कौन सी अप्रोच फॉलो करते हैं, हम लोग क्लासिकल अप्रोच फॉलो करते हैं। तो ये हमने एक लास्ट वीडियो जो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक वीडियो हमने देखा था उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होती है उसमें हम क्या करते हैं, ओवरऑल बिहेवियर देखते हैं, ठीक है, मोटे मोटे तौर पे। और जो आपकी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होती है उसमें हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब जो क्लासिकल अप्रोच है या क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है उसमें हम एनालिसिस पर्पस के लिए क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है किसी भी सब्सटेंस का वो कॉन्टिन्यूस है। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम है इसके अकॉर्डिंग हम ये एज्यूम करते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है और वो पूरा कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अगर मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम आपका ये कहता है कि आप स्टडी अगर करो तो ओवरऑल स्टडी करो, यहाँ पर एज एवरेज लेके चलो, एवरेज की स्टडी करो, किसी भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्टडी आप मत करो, ठीक है। थोड़ा और समझते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये एक एज्यूम्ड स्टेट है, यानी ये एक एजम्पशन है। तो यहाँ पर आपके एनालिसिस का स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्केल बड़ा है तो आप छोटी मोटी डिसकॉन्टिन्यूटीज़ को क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपका स्केल छोटा है तो आप डिसकॉन्टिन्यूटीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। अभी डिसकॉन्टिन्यूटीज़ क्या है इसके बारे में भी जानते हैं। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। सपोज आपके पास एक फील्ड है, ठीक है, उस फील्ड के बीच में कहीं पर गड्ढे हैं, ठीक है। तो आपको फील्ड में इस साइड से दूसरी साइड जाना है, तो आप क्या करोगे, आप इधर से भी जा सकते हो, आप इधर से जा सकते हो या आप इधर से जा सकते हो, कोई भी रास्ता आप चूज़ कर सकते हो, वहाँ पर आप जा सकते हो। इन गड्ढों को आपने छोड़ दिया, इनको आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपका ये फील्ड को छोटा कर दूँ तो ये आपका पाथ जो है नैरो हो जाएगा। अब देखो, अब आपके पास पहले बड़ा फील्ड था, अब आपके पास ये वाला रास्ता है सिर्फ। तो अब आपको अगर इस साइड से उस साइड जाना है तो ये ईजिली पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अब आपका जो रास्ता है वो छोटा हो गया, गड्ढे आपके बीच में वैसे ही हैं, ठीक है। यहाँ पर आप गड्ढों को इग्नोर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप गड्ढों को इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। तो इस एग्जांपल को अगर हम कनेक्ट करेंगे अपने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम वाले कॉन्सेप्ट से, तो देखिए, अगर आपकी एनालिसिस का स्केल जो है वो बड़ा है, लार्ज है, तो आप ये गड्ढे, जैसे गड्ढों को इग्नोर किया था वैसे ही आप डिसकॉन्टिन्यूटीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। डिसकॉन्टिन्यूटीज़ हैं क्या, ये डिसकॉन्टिन्यूटीज़ हैं आपकी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस और मीन फ्री पाथ। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस क्या होती है, किन्हीं दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस जो उनके सेंटर से मेज़र की जाती है। और मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ होता है कि जब आपका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जब टकराता है उससे पहले वो जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो कहलाता है मीन फ्री पाथ। तो अगर आपका एनालिसिस का स्केल बड़ा है तो आप छोटी मोटी डिसकंटिन्यूटीज जैसे ये मीन फ्री पाथ हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस हो गई, या डिसऑर्डर, लोअर ऑर्डर के डिसऑर्डर को आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी एनालिसिस का स्केल छोटा है तो आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, और इग्नोर नहीं कर सकते तो आपको स्विच करना पड़ेगा कौन सी अप्रोच है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में।
तो यहाँ पर आप कौन सी अप्रोच फॉलो करोगे? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, जहाँ पर आपका स्केल छोटा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम है वो बेस्ट सूट किसके लिए करता है? वो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के लिए ज़्यादा सूट करता है। तो एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको। सपोज आपके पास एक गैस है, वो फ्लो कर रही है। दिस इज़ गैस, हम ये पूरा देख रहे हैं यहाँ पर। दिस इज़ गैस फ्लोइंग एंड दिस इज़ द मैक्रोस्कोपिक व्यू, मैक्रो। अब इसी गैस का अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो हम लोग देखेंगे कि इसके बीच में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और ये मॉलिक्यूल्स आपके स्टेन दे आर मूविंग विद रैंडम स्पीड। ठीक है, वो रैंडम स्पीड से आपके मूव कर रहे हैं और अलग अलग डायरेक्शन में, और इनके बीच, इन मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस भी कंटिन्यूसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसकी मॉलिक्यूल्स की जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है, इनकी स्पीड चेंज हो रही है, ये कोलाइड कर रहे हैं। तो आपका जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है ये चेंज हो रही है, मीन फ्री पाथ इसका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पास डिसकॉन्टिन्यूटीज़ है। ठीक है, ये भी चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसे कंपेयर करूँ, दिस वाज द माइक्रोस्कोपिक, अगर मैं इस माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को या माइक्रोस्कोपिक व्यू को कंपेयर करूँ मैक्रोस्कोपिक व्यू से, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है? वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है एज अ ग्रॉस आपका फ्लो कर रहा है, और वो इन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और मीन फ्री पाथ के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपका स्केल बड़ा है एनालिसिस का, तो आप डिसकंटिन्यूटीज जो आपके लोअर ऑर्डर की हैं, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और मीन फ्री पाथ, इनको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो जब हम देखते हैं आप यहाँ पर पूरा गैस का वॉल्यूम आपका फ्लो कर रहा है, तो आप इन माइक्रोस्कोपिक अप्रोचेस को क्या कर देते हो? इग्नोर कर देते हो। आप सिर्फ क्या फॉलो करते हो? आप सिर्फ फॉलो करते हो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। आप ओवरऑल बिहेवियर देख रहे हो, ओवरऑल ग्रॉस बिहेवियर देख रहे हो कि भाई ये जो गैस है ये फ्लो कर रही है, उसका आप एवरेज देख ले रहे हो, लेकिन आप उसके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्टडी में नहीं जा रहे हो। तो यही हमें कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम बताता है कि आप जब भी स्टडी करें, या हम जब इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करते हैं, तो हम लोग स्टैटिस्टिकल या माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को साइड में रखते हैं, हम सिर्फ मैक्रोस्कोपिक अप्रोच फॉलो करते हैं। और ये मानते हैं कि आपका जो सब्सटेंस है उसमें किसी भी प्रकार की कोई डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है, वो पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूस है, और अगर कोई डिसकॉन्टिन्यूटीज़ हैं तो हम उसे क्या मानते हैं? हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम के बारे में। आई होप ये लेक्चर आपको प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और अगर कोई डाउट है वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी लेक्चर अगर मैं अपलोड करूँ वो आपको एकदम से नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।